लोगों को JNU की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। अभी हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी बातचीत को रखा और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है हमारे लिए उसको रखने की कोशिश की। मैं उन चीज़ों को दोहराऊंगा नहीं, कुछ बातों को जोड़ते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा, इस सेशन को कंक्लूड करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आज इस सेशन को हम सारे स्टूडेंट्स लोग चेयर कर रहे हैं। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है उमर। अक्सर हम लोग उधर होते थे और आप लोगों को सुन रहे होते हैं, तो शायद आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमको सुनना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है, शायद हमको सुनने के बाद इस बात का पता लगाया जा सके कि आगे हम लोगों को करना क्या है और आइडिया ऑफ इंडिया में जोड़ना क्या है। हम पहले तो ये बात स्पष्ट कर दें कि उमर से हम पॉलिटिकली बहुत अलग अलग हैं और उसकी बहुत सारी बात को नहीं मानते हैं, लेकिन इस बात को ज़रूर मानेंगे कि हम 2019 में PM कैंडिडेट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए भी PhD ख़त्म करना अब एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि इतनी बार सब्सिडी कही गई है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि एक अच्छा सा PhD सबमिट कर दें, फिर देखते हैं कुछ सब्सिडी के PhD का होता क्या है। क्योंकि इस देश में दो तरफा लड़ाई है। दो तरफा लड़ाई इस मायने में है कि आपको सिर्फ एजुकेशन को बचाना नहीं है, आपको एजुकेशन को बनाना भी है। देश को सिर्फ बचाना नहीं है, देश को बनाना भी है। लोकतंत्र और संविधान को सिर्फ बचाना नहीं है, लोकतंत्र और संविधान को बनाना भी है। इसीलिए दोहरी लड़ाई है। दोहरी लड़ाई की जब हम बात करते हैं, निश्चित तौर पे इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है, काफ़ी पीछे जा कर के इसको देखना पड़ेगा। और आज जब अगर हम अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, पेरियार, फूले, कबीर, गुरु नानक, तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी समझदारी है, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि दुष्यंत ने एक बात कही है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो लोकतंत्र, जो संविधान हम आज़ादी के बाद बनाए थे, जिसमें हमने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे मूल्य हम लोगों ने अपनाए थे उस संविधान के अंदर, आज वही खतरे में है। आज उसी को बचाना एक चुनौती बन गई है। तो उससे आगे जा कर के हम क्या करेंगे, शायद इसको सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सही कहा, ब्रेक और कंटिन्यूएशन को हमको एक साथ देखना पड़ेगा। और उस ब्रेक और कंटिन्यूएशन को अगर हम एक साथ देखते हैं, तो हम इस बात को शायद आज पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं कि बुर्जुआ डेमोक्रेसी ही बचने वाली नहीं है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का तो दूर दूर तक पता नहीं है। बुर्जुआ डेमोक्रेसी को ही खुद बुर्जुआजी ख़त्म करना चाहती है। खुद कैपिटलिज्म जो है, जिस डेमोक्रेसी को लेकर के आया था, उस डेमोक्रेसी को वो किल करना चाहता है। तो उसके बियॉन्ड जा कर के सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का इमेजिनेशन क्या होगा, इस बात को शायद हम सोच नहीं पा रहे हैं। और इस बात को हम तब भी नहीं सोच पा रहे थे जब ये सिचुएशन आज से 20 साल 30 साल पहले था देश के अंदर, दुनिया के अंदर। उस वक्त भी शायद इसी तरीके का सेमिनार हुआ होगा, उस वक्त भी कुछ लोग आकर के बोले होंगे और कुछ लोग आकर के सुने होंगे, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए होंगे कि स्ट्रेटजी को बनाने में डायलेक्टिकली हम लोग हमेशा फेल होते हैं। हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि किससे पहले लड़ना है और किससे बाद में लड़ना है, कौन बड़ा दुश्मन है और कौन छोटा दुश्मन है। छोटे दुश्मनों के साथ दोस्ती करके कैसे बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है, इस स्ट्रेटजी में हम अक्सर फेल कर जाते हैं। और जो हमारा शुद्धतावाद है, 100% प्योर, ये हमको बार बार फंसाता है। हम यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, एक ही बात कर रहे हैं लगभग, लेकिन पॉलिटिकली हम एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। हम लोग अलग अलग संगठन के लोग हैं, मार्क्सिज्म को लेकर के अलग अलग समझदारी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश के अंदर 70 से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं होती। इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर पता नहीं कितने तरीके का मार्क्सवाद लिखा गया है। आज हम ऐसे समय में हैं कि अपने डिफरेंसेज और ब्रैकेट को कम ध्यान में रखें, अपनी जो यूनिटी जहां बन सकती है उसको ज़्यादा ध्यान में रखें। ये समय आज हमारे सामने आया है। और इसी हॉल में शायद वो बात मुझे भी बहुत अटपटी लगी थी। सीमा मुस्तफ़ा जी ने एक प्रोग्राम कराया था और AB वर्धन जी बहुत लड़खड़ाते हुए यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि जब हम लेफ़्ट कहते हैं तो लेफ़्ट का मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होता है। जब हम लेफ़्ट कहते हैं तो लेफ़्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ लाल झंडे वाले लोग नहीं होते हैं। उन्होंने कहा था इस देश में अगर हम लेफ़्ट को देखेंगे तो उसका 3 स्ट्रीम है। एक
सोशल जस्टिस का फोर्स है, दूसरा सोशलिस्ट लोग हैं और तीसरा कम्युनिस्ट लोग हैं। तीनों को मिला करके हम लेफ्ट बोल सकते हैं। और लेफ्ट, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव अगर हम बोलेंगे तब तो शायद बीजेपी के अलावा दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बचेगी जो इस दायरे में ना आ जाए। ये जो हमारा पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, इस पॉलिटिकल फॉर्मेशन को हमको सीमेंटेड करने की ज़रूरत है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो शायद जो है हमारे पास हम उसको भी नहीं बचा पाएंगे और इसको आगे ले जाकर बेहतर बनाने का जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ये परिस्थिति, ये चुनौती आज हमारे सामने है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बना है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल क्या है? वो सवाल है शिक्षा को बचाने का सवाल। लेकिन शिक्षा पे ये हमला आज नहीं हुआ है, शिक्षा पे ये हमला बहुत पहले शुरू हो गया था। सवाल ये है कि खुद को कम्युनिस्ट कहने वाले लोग, खुद को प्रोग्रेसिव कहने वाले लोग, खुद को डेमोक्रेटिक कहने वाले लोग तब क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरे देश के अंदर जब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खोला जा रहा था और बच्चे को सूर्य नमस्कार के साथ अंधविश्वासी बनाया जा रहा था, तब साइंटिफिक टेम्परामेंट करने वाले लोग, रहने वाले लोग क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कभी भी इस देश के अंदर जो सामाजिक आंदोलन हुआ, जो राजनीतिक आंदोलन हुआ और जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती हैं, उन्होंने कभी भी शिक्षा को एक राजनीतिक सवाल नहीं बनाया। 1986 में जब नई शिक्षा नीति आ रही थी, उसी दौरान बिहार के अंदर एक किताब लिखी गई एक वाइस चांसलर के द्वारा, बिहार में ढहते विश्वविद्यालय, हिंदी में किताब लिखी गई थी। ये बात 80s की है। उस वक्त स्टेट यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा था। तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले लोग थे उनको ध्यान नहीं आया कि आज स्टेट यूनिवर्सिटी की बारी है, कल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बारी आएगी। धीरे धीरे करके इस देश के अंदर एजुकेशन को बर्बाद किया गया है। और एजुकेशन को बर्बाद इसलिए किया गया है क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही आप आइडिया ऑफ इंडिया को समझ पाते हैं। और आइडिया ऑफ इंडिया में कुछ बुनियादी चीज़ें हैं आज हमारे सामने जिसको हमको समझना पड़े। आप कहते हैं हम भारत के लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम। पर किससे लड़ने के लिए आप 6000 करोड़ में लड़ाकू विमान खरीद कर लाए हैं? किससे युद्ध करना है? जब वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा आप हमको दे रहे हैं, भारतीय संस्कृति का गुणगान गा रहे हैं, भारतीय परंपरा का गुणगान कर रहे हैं, तो भारत में तो सहनशीलता रही है। मेल्टिंग पॉट ऑफ रेस कहा जाता है हिंदुस्तान को। दुनिया भर से लोग यहाँ आए और यहाँ की वादियों में, यहाँ के भूगोल में, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। यहाँ से वो वापस नहीं गए, अंग्रेजों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ये वसुधैव कुटुंबकम अगर हमारा है तो 6000 करोड़ में टैंक क्यों खरीद रहे हैं, लड़ाकू विमान क्यों खरीद रहे हैं? या तो लड़ाकू विमान का जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेंगे, ये झूठा है, या फिर वसुधैव कुटुंबकम का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो झूठा है। और हमको लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया ऑफ इंडिया सच है। ये 6000 करोड़ में जो टैंक खरीदा जा रहा है, ये आइडिया ऑफ इंडिया झूठा है। और इस आइडिया ऑफ इंडिया के झूठ का पर्दाफाश हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप 99 करोड़ रुपए का जो बजट है जिसमें स्टूडेंट्स को नॉन नेट फेलोशिप दिया जाता है पूरे देश के अंदर, वो देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन 6000 करोड़ रुपए में टैंक खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। हम इस आइडिया ऑफ इंडिया को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हमें ये इंडिया नहीं चाहिए। हमें वो इंडिया चाहिए जिसके संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग। अगर उस 6000 करोड़ के टैंक से हम भारत के लोगों का पेट नहीं भरता है, हमको एक आइडिया ऑफ इंडिया पसंद नहीं है, हमको ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं चाहिए। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो है शिक्षा का सवाल। और सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं है। 3% लोग अगर आज हायर एजुकेशन में हैं, वो पढ़ लेने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं JNU की ही बात करता हूँ। JNU में एडमिशन हो जाने के बाद लगता था कि लाइफ सेटल हो गया है, क्योंकि जब JNU से PhD करके निकलेंगे तो किसी 80 यूनिवर्सिटी से हमको ऑफ़र आएगा और वहाँ पे जा कर के नौकरी करेंगे। अभी तो PhD करने के बाद एडहॉक पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी रखने के लिए तैयार नहीं है, परमानेंट नौकरी की क्या बात करें। तो शिक्षा के साथ साथ हमको रोजगार के सवाल को भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनाना पड़ेगा। और सवाल ये है कि पहले तो सबको पढ़ाओ, और ये बात कोई गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल बात नहीं है। ये एंटी नेशनल बात इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और उस संविधान में कहा कि अंबानी का बच्चा
और जो फुटपाथ के पास जूता सिल रहा होता है, मोची उसका बच्चा, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो दोनों के अधिकार को बराबर करो। या तो उसके बच्चे को शीशे वाले स्कूल में पहुंचाओ या अंबानी के बच्चे को बोरा वाले स्कूल में लेकर के आ जाओ। हम फंड का सवाल नहीं उठाएंगे। हम फंड का सवाल इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि फंड और आंकड़ों में हम फंसना नहीं चाहते हैं। हमारे पास एक पॉलिटिकल विजन है। हम सिंपल सी बात कहना चाहते हैं, या तो सबको रसगुल्ला खिलाइए अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सबको सूखी रोटी खिलाइए। इसमें क्या दिक्कत है? आप इस देश के बजट का इस्तेमाल क्या करते हैं उसको देखने की ज़रूरत है। जितना पैसा आप रक्षा बजट पे खर्च कर रहे हैं उसका 3% काट करके आप शिक्षा पे खर्च कर दीजिए। शिक्षा जो है उसका बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च हो जाएगा। जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च हो जाएगा, और जब 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च हो जाएगा, सबको शिक्षा मिल जाएगी, और जब सबको शिक्षा मिल जाएगी तब पता चलेगा कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। ये आइडिया ऑफ इंडिया कुछ लोग शिक्षा पा करके, कुछ लोग जो प्रिविलेज्ड लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है वो तय नहीं करेंगे। आइडिया ऑफ इंडिया इस देश के अंदर जो सुदूर देहात में बैठा हुआ इंसान है, जिसके पास आज तक बिजली नहीं पहुंची लेकिन कोका कोला पहुंच गया, वो लोग तय करेंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। हम लोग ऐसे समय में हैं जहां बार बार हमको भुलाने की और भटकाने की कोशिश की जाती है। बस अंतिम बात बोलते अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि विद्यार्थियों के ऊपर हमला क्यों है। विद्यार्थियों के ऊपर हमला ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही पुराना चलन है कि जब कोई महिला विधवा हो जाती थी, उसके हिस्से की जो ज़मीन होता था उसको कब्जा करने पे जो ताकतवर उसके परिवार के लोग होते थे उसकी नज़र रहती थी। तो उसको वो कब्जा कैसे करते, तो उस महिला को डाइन बता देते थे। जब महिला को डाइन बता दिया तो उसके ऊपर अब कुछ भी अत्याचार होगा तो पूरे सोसाइटी की सिंपैथी उसके साथ नहीं होती थी। इतने में उसका देवर जो है उसके साथ दुष्कर्म भी करता था, और जब भी वो बोलती थी तो लोगों को यही लगता था कि ये बदचलन है, कुछ भी बोलती है। आज जेएनयू के साथ भी कुछ उस विधवा महिला वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, और ये इसलिए किया गया है कि आपको पॉपुलर परसेप्शन के अगेंस्ट ले जाकर के खड़ा कर दिया जाएगा। पॉपुलर परसेप्शन के अगेंस्ट ले जाकर के इसलिए खड़ा कर दिया जाएगा ताकि आपके आंदोलन को डिलेजिटिमेट कर दिया जा सके। आप कोई भी सवाल उठाएं तो उस सवाल के साथ आम जनता कनेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। और विद्यार्थियों को निशाना क्यों बनाया गया है? विद्यार्थियों के लिए कोई निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप हमको इनकम टैक्स में नहीं पकड़ सकते, और प्रमोशन का मसला भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि अभी पीएचडी ही ख़त्म नहीं किया है तो नौकरी की चिंता कहाँ से करेंगे। तो ये जो पकड़ने की इनकी कोशिश है ये हमको पकड़ नहीं पाते। इसके साथ साथ एक और दिक्कत है, बड़ी मेहनत से हम लोग पढ़ाई करके जेएनयू पहुँचे हैं, तो जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो लोग कन्विंस भी हो जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार एक जनरल एक कविता सुन रहा था, और कविता सुनते सुनते अचानक से उसको गुस्सा आया और बोला कि इस कवि को पकड़ करके लाओ। उस कवि को पकड़ करके लाया गया और उस कवि से पूछा गया कि तुमने ये कविता क्यों लिखी? बोला कि ये कविता हमारे समाज का सच है इसलिए हमने लिखा है। बोला ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो यही सच लिखने के लिए तुम मारे जाओगे, सही बोलने के लिए तुम मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कविता सुनकर मैं भी कन्विंस होने लगा था। यही इस देश की स्थिति है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे इनका ही जो वोट बैंक है, इसका ही जो मास बेस है वो कन्विंस होना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी माइनॉरिटी के खिलाफ है। आरएसएस और बीजेपी इस देश के अंदर मेजॉरिटी के खिलाफ है, क्योंकि इस देश में मेजॉरिटी गरीबों का है, इस देश में मेजॉरिटी पिछड़े हुए लोगों का है, दलितों का है, शोषितों का है। ये जो सरकार है ये माइनॉरिटी विरोधी रिलीजन के बेस पे है, लेकिन अगर इकोनॉमी के बेस पे आप देखेंगे तो ये मेजॉरिटी विरोधी सरकार है। और इस मेजॉरिटी विरोधी सरकार को अगर आप सही तरीके से एक्सपोज नहीं करेंगे तब ये मेजॉरिटी का सरकार बनाता रहेगा। अगर इसको आप सही से एक्सपोज करेंगे तो ये सरकार माइनॉरिटी की हो जाएगी, और माइनॉरिटी की सरकार इत्तेफाक से डेमोक्रेसी में चलती नहीं है। इसीलिए हम डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम लोगों को बोलने का।